ये कहानी है अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक उमरकोट, सिंध, पाकिस्तान के राणा महेंद्र सिंह की। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट, सिंध, आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा वीसलदे सोधा की पुत्री से हुआ था। राणा वीसलदे का पुत्र महेंद्रा व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरन का पीछा करते करते दूर लोदवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरन अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोच कि बेचारे हिरन ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाजें सुन मेरी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कर कहा, नीचे जा, नौकरों से कहीं इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी की है और हम किस सुलक्षिनी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जगप्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़, जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोखेदार मेरी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वो शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है। श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओरकलियों में कस्तूरी कुटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है। शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान, राजा, राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वो तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्रा आपसे बात करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्रा से कहने लगी, आप आए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्रा ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्रा को पानी भरा नजर आया। महेंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हों।
चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो, तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हों, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रनवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी, दूसरी और मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी की हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और नहीं पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आए। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से ये कह, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, महारी माड़ेची ए मूमल, हाले नी अमराने देश, मेरी मां देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महिंद्रा अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वो तो यही सोचता कि कैसे लोधवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सुझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोधवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू, ऊँट चराने वाले, को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वो उसे आसानी से रात को लोधवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महिंद्रा के पास ले आता और महिंद्रा चीतल पर सवार हो एड लगा लोधवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहार महिंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महिंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वो सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महिंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महिंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महिंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महिंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वो कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महिंद्रा की मां को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा वीसलदे को बताई। चतुर वीसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महिंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महिंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर वीसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी वीसलदे के सामने हाजिर किया। वीसलदे ने पानी चख कर कहा, ये तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महिंद्रा जरूर मूमल की मेनी में उसके पास जाता होगा। महिंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महिंद्रा वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महिंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महिंद्रा मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू रायका चीतल लेकर नहीं आया तो महिंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वो चीतल जैसी सुलझी हुई वह अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वो चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महिंद्रा टोरडी पर सवार हो लोधवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वो भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं।
करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महिंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुंच गया। थोड़ी देर में महिंद्रा को एक झोंपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोधवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महिंद्रा लोधवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेनी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेनी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वो बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महिंद्रा मूमल की मेनी पहुंचा। सीधिया चट जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। ये दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वही गिर पड़ा और वो जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वो मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था वो मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ वो पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वो समझ गई कि महिंद्रा आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी पर महिंद्रा की पत्नियों ने वो चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुला महिंद्रा के पास भेजा पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मान राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोधा रान ये धरती धुंधली तेरी मूमल रानी है उदास मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महिंद्रा अब तो घर आव। ढोली के द्वारा गई मांट सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल उसका बहम दूर किया जा सके कि वो कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर के सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय महारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा।